मून नाइट एपिसोड 3 द फ्रेंडली टाइप। ये मुझे एपिसोड अच्छा लगा, बुरा भी लगा, मजा भी आई, मगर डिसअपॉइंट भी नहीं करता। ओवरऑल मतलब कि आपका टाइम बर्बाद नहीं करता। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस एपिसोड की छोटी समरी जान लेते हैं कि एक्चुअली में इसमें हुआ क्या। ये पूरा एपिसोड कायरो में ही बेस्ड है, जैसा कि पिछले में हमें दिखाया गया था। तो मार्क की खूबसूरत बीवी लायला अपने मर्द का पीछा करते हुए कायरो आ जाती है, क्योंकि वो भी जानती है कि स्टेक्स कितने बड़े हैं। बैकग्राउंड में हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है कि कैसे उसके अब्बू रेगिस्तान में ही मारे गए थे। अब वो खैर वो मैं कॉमिक की बात नहीं करूंगा, मगर आर्थर को अपनी डेस्टिनेशन प्लेस मिल जाती है। स्कैरप उसे अहमद के मकबरे को लोकेट कर देता है, जहां वो अपने डिसाइपल्स के साथ बाकी आगे का काम चालू कर देता है। उसी बीच ख्योंशु और मार्क और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। तो ख्योंशु मामले को डिप्लोमेसी से सॉल्व करने के लिए गॉड्स को फोर्सफुली उनकी मीटिंग बुला लेता है, जहां में एनियाड के बाकी अवतार्स भी उनके अनसीन गॉड्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। अब केस आर्थर के खिलाफ चल रहा होता है, लेकिन इल्जाम ख्योंशु पे बैकफायर हो जाता है, क्योंकि भाई आर्थर उन्हें मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाता है और बाकी गॉड्स ख्योंशु को आखिरी वार्निंग देके मामले को वहीं रफा दफा कर देते हैं। मगर वहीं गॉडेस तावेरेत उसे हिंट देके उसकी मदद करती है। फिर आगे चल के लाला भी आ जाती है कि तेरे से कुछ होना नहीं है, मैं सब कुछ ठीक करके देगी। और बातों बातों में ही उनके रिलेशनशिप के बारे में हमें और जानने को मिलता है। और तभी लाला के गुडविल में वो पहुंचते हैं एंटोन मॉगार्ट के पास, जो कि एक एंटिक्स कलेक्टर है। और बातों बातों में पता चलता है कि लाला और इनका भी कुछ पुराना मैटर हुआ करता था, जो कि अच्छा बीता नहीं है। खैर तावेरेत के कहने पे उन्हें इजिप्शियन मेजायस सेनफूस की कब्र मिल जाती है, ताकि वो एमिट के मकबरे को ट्रैक कर सके। लेकिन तभी आर्थर भी वहां पे पहुंच चुका होता है। वो एंटोन को अपनी पावर्स के साथ मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी खड़ा हो जाता है वॉयलेंस। अब एज ऑलवेज भाई थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, मारा मारी भी चल रही होती है, और लैला और मार्क कब्र से कार्टोनेज लेके वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मगर अभी भी आर्थर के लोग उन पे नजर बनाए हुए हैं। मार्क और लैला उस कार्टोनेज से लोकेशन को डिकोड कर ही रहे होते हैं, लेकिन उन्हें जरूरत पड़ जाती है स्टीवन की। स्टीवन भी अपना काम कर लेता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स करीबन 2000 साल पुराने स्टार्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उन्हें अभी खोजना जरूरत से ज्यादा टाइम ले लेगा। लेकिन ख्योंशु उनकी मदद करता है, परंतु इस मदद की कीमत के तौर पे बाकी गॉड्स उसे कैद कर देते हैं, क्योंकि भाई उसने अपनी फाइनल वार्निंग का उल्लंघन किया, जिससे मार्क की पूरी पावर्स भी चली जाती हैं। अब खैर आगे चल के मार्क ख्योंशु को तो छुड़वाने जाएगा ही, लेकिन अब बिना पावर्स के वो आगे इनका सामना कैसे करेगा। और गुरु ये थी पूरी एपिसोड की मोटी मोटा कहानी। एपिसोड ग्रेटली आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, कहानी सही डायरेक्शन में चल रही है। इवन दो लायला का अचानक से मार्क को खोज लेना और सेनफू की कब्र इतनी जल्दी मिल जाना जस्टिफाइड तो नहीं लगता, लेकिन इससे एपिसोड की पेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और आराम से चलती रहती है कहानी। इसकी एक और अप्रिशिएट करने वाली बात आती है कि इसने कैसे इजिप्ट को डिपिक्ट किया है। इतना नॉर्मल, जेन्युइन और सही लगता है कि इट फील्स लाइक कि दिस इज इजिप्ट। और जो कि मैं इसमें कोई कमी भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि सीरीज के डायरेक्टर इटसेल्फ खुद इजिप्ट से हैं, तो कोई अपने इलाके को गलत क्यों दिखाएगा। अब अगर मैं इस एपिसोड की सबसे बेस्ट शॉट की बात करूं तो वो आता है इसका क्लाइमैक्स। आई मीन जब ख्योंशु ने एंशिएंट स्काई को वापस लेकर आ गया, कसम से वो पूरा सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। और इससे मैं कैरेक्टर्स की नीयत के भी बारे में पता चलता है कि हाँ ख्योंशु हरामी है, लेकिन काफी सेल्फलेस बंदा भी है। इसके अलावा हमें एपिसोड के एक नए पर्सनालिटी के बारे में भी हिंट्स देती है, जो कि प्रोबेबली आगे चल के ड्राइवर या फिर वो बिजनेस वाली पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन हु नोस, क्या पता हमें कुछ नया ही देखने को मिल जाए। अब गुरु अगर मैं इस एपिसोड के कुछ टर्न ऑफ पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहले इसका मीडियोकर एक्शन आता है। वो मून नाइट के एक्शन सीक्वेंसेस कुछ भी खास नहीं लग रहे थे। अब हाँ, मून नाइट वहां पे डैमेज काफी सारा लेता है, लेकिन वो डैमेज फील ही नहीं होता। जैसे कि उसके मारने पे लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, खून भी बहता है, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा छुपाया गया है कि जैसे किसी का डर हो ही नहीं। ऊपर से सीजीआई तो भाई टून डाउन है ही इस पूरी सीरीज का। जैसे कि मून नाइट अपने केप को उड़ाता है और गोलियों को हैंडल करता है, और मतलब कि ओवरऑल उसका अटायर हाफ रियलिस्टिक और हाफ सीजी फील हो जाता है। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई मून नाइट अपने वीएफएक्स को बहुत ही स्मार्टली यूज करता है मिरर्स और रिफ्लेक्शंस के साथ, वो बड़ी बात है। लेकिन गुरु एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं। मून नाइट एक ब्लडी, रूथलेस और टफ बंदा है। बच्चों के सामने अपने हाथ भले पीछे खींचेगा, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वो अनस्टॉपेबल और ब्रूटल आदमी बन जाता है। और वो भौकाली नहीं थी इसके अंदर। मार्क बोलता तो है कि क्या तुम्हें ब्लड बाथ देखना है, लेकिन कुछ होता नहीं है। अब मैं यहाँ पे यकीन से कह ही सकता हूँ कि PG-13 का बैटमैन इससे भारी लगता है। मतलब कि वो जो मून नाइट का खौफ है, जो कमरे में भैंचो घुस जाए तो गांठ फट जाए, वो कुछ फील ही नहीं होता, जो कि बैटमैन के साथ ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मैं ऑस्कर आइजक साहब की एक्टिंग पे कोई भी सवाल नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि भाई उन्होंने बाकी सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया है। लेकिन मून नाइट फील होता है कि जैसे उसे किसी पट्टे में कैद किया गया हो। ऐसा ही पूरा फील होता है कि अगर ये एपिसोड परफेक्ट बनाया जा सकता था, अगर इन्होंने वायलेंस और एक्शन सीन्स को थोड़ा सा और ढंग से हैंडल किया होता। लेकिन खैर इसको छोड़ दे तो बाकी सब तो अच्छा ही है। अब गुरु मेरे को तो उम्मीद पूरी खत्म हो गई है कि भाई मून नाइट से हमें कुछ भारी एक्शन देखने को मिल सकता है। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या पसंद आया और क्या नहीं आया। इसके अलावा तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं, और इन्हीं सब बातों के साथ साथ अगर आपको मून नाइट के दूसरे एपिसोड के बारे में भी और डिटेल्स जाननी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।